ultimately the most important thing in SBR is understanding each and every IFRS. चाहे FR वाले हैं चाहे SBR वाले हैं, you have to have a full command on all of the IFRS और benefit plan, defined benefit contribution, all these are very important accounting standards. बच्चों इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये accounting standards आप छोड़ के जा भी सकते हो. बोथ प्लान एसेट और प्लान ऑब्लिगेशन यानी प्लान लायबिलिटी 4 मिलियन से रिड्यूस हो जाएगी, तो इस पेमेंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है ना. आपको इसका नेट, आप तो नेट इंपैक्ट ले रहे हो. प्लान एसेट अगर आप इंडिविजुअली ले रहे होते, आप प्लान एसेट को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे होते, प्लान लायबिलिटी को, तब तो बेनिफिट पेड या बेनिफिट पेड कंसीडर किया जाता. अभी आप जब पेमेंट करोगे तो एसेट भी कम होगा 4 मिलियन से और लायबिलिटी कम होगी. जब इंपैक्ट दोनों में ही जाना है तो नेट इंपैक्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि आप दोनों का नेट इंपैक्ट कंसीडर कर रहे हो, तो बेनिफिट पेड यहाँ पे जीरो हो जाएगा. ओके ऑल ऑफ यू. So let's move on to question number 4, the final question of our SBR pre-mock December 2025. तो किस बारे में है ये क्वेश्चन? So this question talks about retirement benefit plans, okay, and equity settled share based payment, यानी IFRS 2 पे बात करता है. तो आपके दो prominent नए accounting standard which you study first time in SBR are tested in question number 4. So again in accounting area is tested. So question 2 is again accounting plus ethics. Question 3 again total fully accounting IFRS are tested, and here again in they are testing you IFRS. So ultimately the most important thing in SBR is understanding each and every IFRS. चाहे FR वाले हैं चाहे SBR वाले हैं, you have to have a full command on all of the IFRS और benefit plan, defined benefit contribution, all these are very important accounting standards. बच्चों इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप छोड़ के जा भी सकते हो, राइट? ठीक है, क्या कहता है? IAS 19 एंड IFRS 2 दोनों की बात करेंगे. सबसे पहले तो अपना काम कर लेते हैं, बेसिक वर्क वर्ड प्रोसेसर पे कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, पहला पार्ट एग्जिबिट 1 के लिए चाहिए. अगेन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना खुद से. By using exhibit 1, कैलकुलेट द रीमेजरमेंट गेन एंड लॉस. अच्छा, रीमेजरमेंट गेन लॉस आपसे निकलवा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी ऑलरेडी प्रैक्टिस एरिया है ये बच्चों का. नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रीमेजरमेंट गेन एंड लॉस निकालना. And the state where each transaction balance relating to plan asset should be presented. Plan 132 should be presented in Candice Company financial statement for the year end 30th December. तो ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट को हमेशा प्रॉपरली फुलफिल करना. जो जो पूछा गया है, दो ही बातें पूछी गई हैं, अगर आप उसको डील करते हो तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, कंटेंट मैटर नहीं करता है, रेलिवेंसी मैटर करती है. क्या? कैलकुलेशन करो और हर कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन बताओ कि कौन सी कहाँ जाएगी. खत्म हो गया बात. कैलकुलेट करते रहो, बेस्ट है, क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें. इसे तो आप वर्ड प्रोसेसर पे भी कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशंस ही हैं, बट एक्सेल पे कर लो. एक्सेल बेटर है इस वाले पार्ट को करने के लिए. और कैलकुलेशन के साथ साथ साइड में प्रेजेंटेशन भी बताते रहो. स्टेट ईच ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाएगी, उसकी प्रेजेंटेशन को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताते रहना कि कहाँ शो करना है. जैसे मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा ये खर्चा, ये लाइबिलिटी में जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी या असेट बनेगा, कहाँ पे शो होगा वो साथ साथ बताते रहना. तो इजी मार्क्स हैं 6 मार्क्स, नॉट वेरी challenging. Candy Company has established several retirement benefit plan for its employee. Most of our defined contribution, तो contribution defined है इसमें, यही वाला अपन को करना है. But the group also have one defined benefit plan. ठीक है, तो benefit plan defined है. Plan 132 has previously been accounted for correctly in accordance with IAS 19, including financial instrument for 30th September. During the year end 30th September, the only transaction recorded was Candy's contribution payment of 6 million into plan. तो एक ही रिकॉर्ड करा है 6 मिलियन का. एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 30 सितंबर 2016 के बारे में बोला है. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 40, फेयर वैल्यू, करंट सर्विस कॉस्ट, बेनिफिट पेड टू रिटायर प्लान 132 एंड रेलेवेंट डिस्काउंट रेट 5%. तो दिक्कत है यहाँ पे, को रीमेजरमेंट गेन लॉस निकालने के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी होगी, प्रॉपर फॉर्मेट बनानी होगी जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है, और फिगर्स आपको नेट करके दी हुई हैं सारी. देखो नेट एसेट प्लान हम बनाते हैं ना, प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी सेपरेट करके भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे नेट करके दिया हुआ है, तो वी विल डू नेट एक्सरसाइज. दोनों को नेट करके आप कर लो, ज्यादा बेटर है. चलते हैं इसके लिए एक्सेल पे.
तो हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ रीमेजरमेंट गेन और लॉस। ठीक है ना? तो एग्जामिनर को जो रिक्वायरमेंट है ना, आपको रिकंसिलिएशन या रीमेजरमेंट जो भी उसको चाहिए, आपको वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके देनी होगी, तभी यहाँ पे बात बनेगी, वरना दिक्कत रहेगी। अब यहाँ पे बात करें तो अपन स्टार्ट किससे करेंगे? हमें क्या दिया है? अगर आप क्वेश्चन देखो तो ओपनिंग नेट लायबिलिटी, प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी हमें दिया हुआ है, तो कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो इसको। आपका प्लान एसेट प्लान लायबिलिटी कितनी है? 36 एंड प्लान एसेट कितना है? 1 सेकंड इसको मैं ठीक। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान नेट एसेट इज 29, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 माइनस 29, 7 मिलियन, डॉलर मिलियन में कर लो या थाउजेंड्स में, जैसे ठीक लगता है आप कर सकते। ठीक है, 7 मिलियन हो गया। अब यहाँ से देखो, करंट सर्विस कॉस्ट आपको 6 पॉइंट मिलियन का दे रखा है, बेनिफिट पेड रिलेवेंट डिस्काउंट रेट आपको 5% दे रखा है, तो डिस्काउंट कॉस्ट को ही हम फाइनेंस कॉस्ट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी पे भाई इनकम का आरओआई का और उसका रेट अपन सेम मानेंगे। कितना रेट है? 5% रेट मान लोगे, और 5% रेट आपने दोनों का माना है, तो नेट डिफरेंस आप लोगे। इंटरेस्ट जो आपको आएगा वो नेट में आएगा, लायबिलिटी पे और आप पे करोगे, तो 5% ऑन ओपनिंग नेट लायबिलिटी ऑफ 7.7 मिलियन, यानी कि 350 के 0.35 मिलियन। 5% का नेट में आप पेमेंट करे हो ना, असेट्स पे भी आप 5% कमा रहे हो, आपके प्लान असेट पे भी 5% कमा रहे हो, प्लान लायबिलिटी पे भी 5% कमा रहे हो, बट इनकम 29 मिलियन पे हो रही है, एक्सपेंस 36 मिलियन पे हो रहा है, तो नेट में नुकसान कितने का हो रहा है? ठीक है, और साइड में लिखते जाओ। स्टेट भी बोला था तो यहीं पे काम करते रहो, इट विल गो टू पीएनएल। तो वो सॉल्यूशन साथ साथ हो गया कि हाँ, इट विल गो टू पीएनएल एंड वेयर इन पीएनएल, ये भी बताना। इट विल गो टू पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट, एज फाइनेंस कॉस्ट। बता दिया एग्जामिनर को, स्टेट वाला आंसर भी हो गया साथ साथ, तो एक्स्ट्रा कोई मेहनत ही नहीं करनी है। इसके बाद आपको करंट सर्विस कॉस्ट तो कैलकुलेट करके ही दी हुई है। करंट सर्विस कॉस्ट 6.2 मिलियन की। भाई करंट सर्विस कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, दो तरीके की होती है, पास सर्विस कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जीरो मानेंगे। करंट सर्विस कॉस्ट जो वो वर्क कर रहा है, उसकी सैलरी वेजेस में जो इंक्रीमेंट है, जो करंट सर्विस कॉस्ट के चेंजेस हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। 6.2 मिलियन का ये भी हमारा खर्चा है, करंट सर्विस कॉस्ट। तो ये सारे नुकसान है बच्चों, ध्यान रखना। ऑल दीज आर लॉसेस, करंट सर्विस कॉस्ट भी। सवाल उठता है कि करंट सर्विस कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हैं। ये एम्प्लॉय का खर्चा, एम्प्लॉय पेमेंट्स कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाती है ना, तो करंट सर्विस कॉस्ट भी तो एम्प्लॉय पेमेंट्स है। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूँ इसको, मतलब आप डिफाइन कर देना इसको, इट विल गो टू पीएनएल एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। बेनिफिट पेड, ध्यान रखना, बेनिफिट पेड लिखा है, इसके लिए जीरो, नो इम्पैक्ट ऑन पेन। बता दिया मैंने एग्जामिनर को। बहुत जरूरी कि आप ये बात क्लियर कर दो कि ये जितना भी बेनिफिट पेड हुआ है, पेमेंट हुई है प्लान से, पेंशन प्लान से आप जो पेमेंट करते हो, वो आपकी लायबिलिटी भी कम करेगी भाई, पेंशन असेट को भी कम करेगी और पेंशन लायबिलिटी को भी कम करेगी। तो आपके पीएनएल और बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस चीज का? आएगा। बोथ प्लान असेट और प्लान ऑब्लिगेशन यानी प्लान लायबिलिटी 4 मिलियन से रिड्यूस हो जाएगी,
तो इस पेमेंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको इसका नेट, आप तो नेट इम्पैक्ट ले रहे हो प्लान एसेट, और अगर आप इंडिविजुअली ले रहे होते, आप प्लान एसेट को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे होते प्लान लायबिलिटी को, तब तो बेनिफिट पेड या बेनिफिट पेड कंसीडर किया जाता। अभी आप जब पेमेंट करोगे तो एसेट भी कम होगा 4 मिलियन से, और लायबिलिटी भी कम होगी। जब इम्पैक्ट दोनों में ही जाना है तो नेट इम्पैक्ट तो जीरो हो गया ना, क्योंकि आप दोनों का नेट इम्पैक्ट कंसीडर कर रहे हो, तो बेनिफिट पेड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बाकी तो कुछ है नहीं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पेमेंट करी है आपने, कंट्रीब्यूशन पेमेंट से आपका असेट इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको जरूर यहाँ पे लेना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन, भैया प्लान में कंट्रीब्यूशन डालोगे तो उससे आपके नेट असेट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव चीज है। तो मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। क्योंकि नेगेटिव में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपेंसेस को पॉजिटिव में लिखा है, तो इनकम को तो नेगेटिव में लिखूंगा। इनकम नहीं मतलब फायदे को तो मैं माइनस पे लिखूंगा ना, मुझे हटाना है ये। और ये अगेन पीएनएल पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा, कैश फ्लो में होगा। कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू प्लान। अब जैसे डालते हो ना, इनकम टैक्स पेड, एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वहीं पे डाल दोगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पेड 6 मिलियन। ठीक है बच्चों, ओके। तो टोटल कर लो, आपका टोटल एक्सपेक्टेड कितना आ रहा है? 7.55 मिलियन। ध्यान रखना, फिगर आपकी कितनी आई है इसमें बच्चों? 7.55 मिलियन। और देखो मैं स्टेट भी किया, सारी चीजों की ट्रीटमेंट बता दी। और आई थिंक क्लोजिंग एस्टिमेटेड भी हमें गिवन है, कितना है? IS 20 during the year transaction recorded, the defined benefit obligation was 40 million and 32। अच्छा ठीक है। क्लोजिंग नेट, सॉरी, क्लोजिंग नेट लायबिलिटी, आपकी एस्टिमेशन और एक्चुअली कितनी है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 40 मिलियन की ऑब्लिगेशन है, 40 माइनस 8, तो सॉरी 8 कर दिया मैंने, 30 माइनस 32, 8 आएगा। 8 की क्लोजिंग नेट लायबिलिटी है, तो आपका एक्चुअल रीमेजरमेंट लॉस आएगा ये, रीमेजरमेंट लॉस है, नुकसान है, ध्यान रखना। प्लस 0.45 मिलियन का बच्चों लॉस आ गया। और ये लॉस कहाँ जाएगा इसके लिए और बता दो। ये कहाँ जाता है सबको पता है, इट विल गो टू ओसीआई। और रिसाइकल होता है या नहीं होता? तो बहुत जरूरी है कि ये चीज पता हो कि दिस इज नॉट रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग इसकी अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन गेन की तरह दिस इज आल्सो नॉट रिसाइकल। तो ब्रैकेट में एग्जामिनर को बताओ भाई, जब आपको नॉलेज है तो उसके मार्क्स लो ना। सिर्फ ओसीआई में लिखने का क्या मतलब है, ये बात भी बताओ कि ओसीआई में कहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि ओसीआई में 2 हेडिंग है, देखो आप मार्क्स लूज कर रहे हो ना। और ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया प्रॉपर्ली। ओपनिंग नेट लायबिलिटी डाल दी, इंटरेस्ट डाल दिया, करंट सर्विस कॉस्ट, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस करना क्या है, दो तरीके से IS 19 के क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो। एक तो तरीका बच्चा ये हो गया जिसके अंदर आप प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी को अलग अलग करते हो, तो मैं अलग अलग भी करके कर सकता था, बट अगर मैं यहाँ पे प्लान एसेट्स और प्लान लायबिलिटी को अलग अलग करके करता हूँ तो मेरा टाइम ज्यादा खराब होता है। नेट में जल्दी हो जाता है, आपने नेट लायबिलिटी लिया और हर चीज को डिफाइन भी कर दिया कौन सी चीज कहाँ जाएगी। इवन इफ यू वांट कि हम क्लोजिंग नेट लायबिलिटी को भी बताएं कहाँ शो होगी, तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटी में जाके शो होगी, वो भी बता सकते हो। पर जितना भी ट्रांजेक्शन का हमारा इम्पैक्ट यहाँ पे है, जो हमने करी है एडजस्टमेंट, सबके साथ साथ हमने लिख दिया कि क्या होगा, प्रॉपर 6 मार्क्स का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 का आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। सो इट सेज दैट using information in Exhibit 2, prepare a journal to recognize equity settled share-based payment in Candy financial statement for the year end
and show all calculation. बच्चों अगेन इस पार्ट को भी हम एक्सेल पे रखते हैं. लिटिल बिट कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, तो इस पार्ट को भी इसी में कर लेते हैं. आपसे जनरल एंट्री पूछिए तो बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है. इक्विटी शेयर सेटलमेंट की पेमेंट है तो अपन पढ़े हुए हैं यार. ये तो आप वैसे ही बता सकते हो, कुछ इसमें है ही नहीं. दो बातें होती है ना अपनी. कौन सी दो बातें होती है? कैश सेटल होता है IFRS 9 और इक्विटी सेटल होता है. इक्विटी सेटल है क्योंकि आपको शेयर्स देने हैं तो हम उसे इक्विटी में दिखाते हैं. डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इक्विटी. कैश देना हो तो डेबिट इक्विटी और सॉरी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी. जनरल एंट्री तो पहले तो जनरल एंट्री पूछ लिया. ये तो कोई खास बात ही नहीं है भाई. एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ये P&L में जाएगा. बता देते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट इक्विटी को करोगे. इक्विटी कहाँ जाएगी? अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में चले जाएगी, OCI में चला जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आपको जनरल एंट्री है. नरेशन डालना चाहो आप बीइंग करके नरेशन डाल सकते हो. बीइंग शेयर ऑप्शन ग्रांटेड, इक्विटी शेयर सेटलमेंट ऑप्शन ग्रांटेड. तो ये सब हो जाएगा. वर्किंग दिखा देते हैं. बड़ी सिंपल वर्किंग होती है इसकी. वी हैव डन एम्पल प्रैक्टिस इन क्लास ऑफ दीज वर्किंग. क्या है? On 1st October 2000, Candy introduced share-based payment scheme for its 800 employee. Each employee granted 1,000 option to buy shares at a 12 each on 30 September 2018. Conditional on continued employment to date. तो आपको जॉब करते रहना है तभी मिलेगा. आपको $12 का यहाँ पे रेट दिया हुआ है. ठीक है. When the option were granted, it estimated that 20 employees would leave during the 3-year vest period. However, by the end of first year, 10 employees had left, and can you now estimate 15 more employees will leave during the remaining vesting period. ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेते हैं, हमेशा याद रखना. यहाँ पे सबसे पहले तो फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट. फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट लेंगे बच्चों. लाइबिलिटी में हम ईयर एंड पे देखते हैं. इक्विटी के अंदर तो जो इनिशियली एक बार डिसाइड हो गया उसके बाद फेयर वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो ये अपन को 2.4 का फेयर वैल्यू दिया हुआ है. अब फेयर वैल्यू के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा, वो ये आता है कि कितने ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शंस. सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ ऑप्शन. अब यहाँ पे भी कुछ खास बात नहीं है. आप ये कह रहे हो कि 1000 ऑप्शन दिए आपने. ठीक है, 1000 ऑप्शन दिए. एक एम्प्लॉय को आपने 1000 शेयर का वादा किया. अच्छा, कितने एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड है? 800 में से 10 छोड़ के चले गए, 15 और छोड़ जाएंगे. तो ये आपका हो गया 7,75,000 का एक्सपेक्टेशन हो गया. तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन पीरियड लैप्स्ड. कितना पीरियड का ऑप्शन, कितना पीरियड हमारा लैप्स हो गया बच्चा? 1/3. 1/3 ऑप्शन हमारा लैप्स हो गया है. जितना पीरियड चला गया 3 साल का है ना टोटल ऑप्शन पीरियड. तो अभी कितना पीरियड लैप्स हो गया है? 1 साल. तो हम 1 साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि तीनों साल में हौले हौले रिकॉर्ड करना है. तो बस आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है. दिस मल्टीप्लाई दिस 1/3. ये आपका अमाउंट आ जाएगा $6,20,000. दिस इज योर आंसर. एंट्री में जो आपकी फिगर आएगी दिस विल बी योर. तो अकाउंटिंग एंट्री करी नहीं थी, हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी. दिस इज वी आर डन विद पार्ट बी. तो मन है तो वर्ड प्रोसेसर पे डेफिनेटली लिख सकते हो. रेफर स्प्रेडशीट अगर आपको लिखना है. बट एग्जामिनर को देखो इसमें कोई भी दिक्कत आती नहीं है. आपने वहां पे मार्किंग कर रखी है पार्ट ए पार्ट बी का. तो एग्जामिनर को पता है कि आप किस चीज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो बस इसी के साथ आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है. और आ जाना हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी पे. इसको भी जल्दी से पॉज करके रीड करो, फिर डिस्कस करते हैं. ओके, so let's read what they are saying in part C.
Using the information in exhibit to explain the deferred tax implication of equity settled share based payment and how they affect candy company statement of cash flow. ठीक है, तो ये पार्ट एक्सप्लेन करने का है अपने पास दोस्त मेरे। एक्सेल को थोड़ा शांत कर देते हैं। अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर। और सी पार्ट रियली एग्जिबिट बेस्ड पार्ट नहीं है, नॉलेज बेस्ड पार्ट है। बहुत रेयर है कि ऐसे क्वेश्चंस आना। आपसे पूछता है कि डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट पे डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ एंड हाउ दे अफेक्ट द कैंडी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो आपको दो चीजें बतानी है, इम्पैक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स मतलब इक्विटी शेयर्स के डेफर्ड टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, और यहाँ पे दूसरा आंसर जो हमारा बच्चों होगा वो इस बात का करना है कि कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि बहुत सिंपल है, नॉन कैश है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। डेफर्ड टैक्स का क्या है, तो बच्चे डेफर्ड टैक्स सुनते ही बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डेफर्ड टैक्स का बड़ा सीधा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। पहली बात समझो होता क्या है, फर्स्ट मैं कंसेप्ट बताता हूँ। कंपनी खर्चा कब रिकॉर्ड करती है? कंपनी जो एम्प्लॉई सर्विस हम जो एंट्री पास कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, हम रियल में पे कर रहे हैं, आज पे नहीं कर रहे हैं। खर्चा हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंपनी अपने एक्सपेंस को आज ही रिकॉर्ड करती है। बट टैक्स अथॉरिटीज इस खर्चे को, देयर इज अ मिसमैच, टैक्स अथॉरिटीज खर्चे को कब अलाउ करेंगी, कब हमें डिडक्शन देंगी? जब एम्प्लॉय रियल में ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। भाई अकाउंट्स तो कहती है एक्सपेंस आज ही है एक्रूअल सिस्टम के बेस पे, बट टैक्स अथॉरिटी ऐसे नहीं चल सकती ना। टैक्स तो कहती है खर्चा जब सर्टेन होगा, जब एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे 3 साल बाद, तो मैं तुम्हें खर्चा अलाउ करूंगी 3 साल बाद, तुम अकाउंट्स में खर्चा आज ले रहे हो, तो डेफर्ड टैक्स आएगा ही आएगा। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हो गया, यू रिकॉर्डेड एक्सपेंस टुडे एंड इन टैक्स यू विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर, और जिस चीज का बेनिफिट फ्यूचर में आएगा वो आज डीटीए बनाएगा ही बनाएगा। आपने आज ही इंटरजिंक वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे खर्चे को रिकॉर्ड कर लिया, 3 साल में उसे बांटे जा रहे हो, बट टैक्स डिपार्टमेंट उस खर्चे को बिल्कुल नहीं मानती है बच्चों। जितना भी खर्चा आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपकी अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से है। टैक्स का फंडा क्लियर है कि जब खर्चा एक्चुअल में अराइज हो जाएगा 3 साल बाद, जब एम्प्लॉय को रियल में आप शेयर इशू कर रहे हो, तब आपका रियल में एक्सपेंस हुआ है, तब मैं उसे खर्चे को खर्चा मानूंगी, आज नहीं, तो उसको आज खर्चा नहीं माना जाएगा। तो बस इस बात से आपको सबसे पहले यही चीज लिखनी है। इन केस ऑफ, डेफर्ड टैक्स के ऊपर मैं पहले लिख देता हूँ, इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, बस इतना सा लिखना और कुछ भी नहीं। द एक्सपेंस एज रिकॉर्डेड नाउ, अभी के अभी हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट टैक्स रिलीफ is available only when, कब मिलेगा टैक्स रिलीफ, कब मिलेगा? only when employee exercises the option, only when employee exercise the option। भाई जब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, जिस साल रियल में खर्चा इनकर हो रहा है टैक्स डिपार्टमेंट तब शो करेगा, तो इट विल क्रिएट डीटीए, डोंट यू थिंक? इससे डीटीए होगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होगा। और साथ साथ ये भी लिख दो, इट विल क्रिएट डीटीए ओनली इफ, क्योंकि डीटीए के साथ अभी हमने इसी मॉक में देखा, ओनली इफ कंपनी, ओनली इफ कंपनी इज प्रोबेबल टू रिकवर इट। भाई इस डीटीए को आप रिकवर भी तो कर पाओ फ्यूचर में, तभी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सर पहला पॉइंट हो गया कि डीटीए हो गया, जब एंट्री करके दिखा दो, डेबिट डीटीए, क्रेडिट इनकम टैक्स एक्सपेंस। पूरा बोला ना, मुझे बताओ कि डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ, तो मैं पूरा इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ कि डीटीए हमारा डेबिट हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, और हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल में, डीटीए बैलेंस शीट में इम्पैक्ट जाएगा इसका, सारा बता दो। और फाइनली भाई आपका करेंट टैक्स चार्ज विल रिड्यूस ना,
मतलब इससे होगा क्या, दिस विल रिड्यूस टैक्स चार्ज। जैसे लाइबिलिटी आपका टैक्स चार्ज बढ़ा देती है, इट विल रिड्यूस योर करंट ईयर टैक्स चार्ज। सबको पता है, ये बेसिक अकाउंटिंग है, बहुत टाइम नहीं लगा रहा हूँ। बाकी लास्ट पॉइंट एक जो आपको और एडिशनल मार्क्स दिला देगा, अगर कोई बच्चा ये लिख सके, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आपके दिमाग में आना, ये तो बेसिक है कि डीटीए मेजर किस पे होता है, मतलब ये बनेगा किस पे। तो याद रखना, हम इसको जनरली इंटरजिंक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरजिंक वैल्यू जो भी रिपोर्टिंग डेट पे होगी, उस रिपोर्टिंग डेट की इंटरजिंक वैल्यू पे हम ये डीटीए बच्चों बनाते हैं। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सो डीटीए is measured DTA is measured using expected future deduction। भाई आप क्या देख रहे हो कि मुझे फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेगी? DTA is measured using expected future deduction and that future deduction is based on expected future deduction which is based on which value? Intrinsic value at reporting day। फुल मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट हाँ, आई नो कि लास्टली उन्होंने कैश फ्लो इम्पैक्ट भी पूछा है, तो वो भी डाल देते हैं। इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताओ, ऑप्शन एक्सपेंस नॉन कैश है कैश है? ऑप्शन एक्सपेंस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैश में पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? भाई कैश में बच्चों पे कर रहा होता तो रिकॉर्ड नहीं हो जाता इनकम टैक्स मेरी। ये रियल में खर्चा हो पा रहा है, एक्रूअल है, बनाए जा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट से मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो द ऑप्शन एक्सपेंस इज नॉन कैश। और नॉन कैश खर्चे क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? ऐड बैक। सो इट्स अ नॉन कैश, सो it must be added back in operating activity। ठीक है दोस्त मेरे, तो आसान सा क्वेश्चन था ये, डेफर्ड टैक्स का नॉलेज बेस। बट यस, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तीनों बातें ध्यान रखना, डेफर्ड टैक्स क्यों बनता है, क्या बनेगा, कब बनेगा डेफर्ड टैक्स, क्या जनरल एंट्री होगी और किस वैल्यू पे डेफर्ड टैक्स मेजर होगा, फाइनली कैश फ्लो पे ऑप्शन एक्सपेंस का इम्पैक्ट। तो भाई मेरे कैश फ्लो तो नॉन कैश है, तो ऐड बैक कर देंगे अपन इसको, और तो कोई बात होनी नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ आती है? चलो आगे चले, यहाँ तक ओके है। लास्ट पार्ट अगेन, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आपसे पूछता है इन्वेस्टर फोकस के पॉइंट। तो लास्टली 8 मार्क्स के लिए एक इन्वेस्टर फोकस पे भी पॉइंट डाल दिया, जल्दी से इसको भी रीड कर लो। ठीक है, करें डिस्कस। बड़ा सर ने क्या कहता है, एक्सप्लेन टू एन इन्वेस्टर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी ऑपरेटिंग अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड ग्रांट इक्विटी शेयर पेमेंट टू एम्प्लॉई। तो भाई दोनों की बात करनी है, दोनों के आपको रिस्क बना बताने हैं कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों रिस्क क्या है। स्पेसिफिकली रिस्क पूछा, एक्सप्लेन टू इन्वेस्टर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी ऑपरेटिंग इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान ग्रांटिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या रिस्क है एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने में जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में डील करती है, जो शेयर बेस्ड पेमेंट डील करती है, और किसके पर्सपेक्टिव से पूछा है? एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा है बच्चों, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से पूछा है। तो देखो, अगर मैं, हालांकि यू कैन रीड मॉडल आंसर, बट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव व्हाट यू कैन राइट, एक कंपनी जिसके ऊपर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, क्या रिस्क है? सबसे पहले तो एक तो जो ऑब्लिगेशन है हमारी, जो लाइबिलिटी है, वो शॉर्ट टर्म है बच्चों, लॉन्ग टर्म है? बताओ। I don't think it's a short term obligation, it's a long term obligation। it creates, सबसे important तो ये है, it creates a long term obligation on company। और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन अगर किसी के, डेट ही तो है एक तरीके से ये,
लोन ही तो है और क्या है, इट क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। तो एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर अच्छा मानेंगे इस कंपनी को जिसके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी चढ़ी हुई है, और ऊपर से जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन तो ठीक है, चलो एक बार लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को तो झेले किसी तरीके से। डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, इट्स ओके। इट आल्सो नॉट सर्टेन, भाई कितनी सारी चीजें हैं। बस लायबिलिटी डिपेंड on various this liability depend on various uncertain factors। कितने सारे अनसर्टेन फैक्टर्स है, जैसे डिस्काउंट रेट है, सैलरी है, ग्रोथ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो बहुत सारी एक्चुअरियल assumptions होती हैं इसके अंदर जो इसको अनसर्टेन बनाती हैं। दिस लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस अनसर्टेन फैक्टर्स लाइक डिस्काउंट रेट, सैलरी एक्सेट्रा। भाई एम्प्लॉय की सैलरी चेंज होगी तो ये चेंज होगा, डिस्काउंट रेट चेंज हो गए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रोथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एम्प्लॉय की चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा। सो दिस अमाउंट कैन चेंज सडनली, तो एक रिस्क क्रिएट करता है, हाई फाइनेंशियल रिस्क। व्हेन एनीथिंग व्हिच कैन चेंज सडनली, इट्स क्रिएट फाइनेंशियल रिस्क और नॉट। So it creates financial risk। इन्वेस्टर के ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। और since many plan are in डेफिसिट, आपने देखा होगा तो कंपनी के कई सारे प्लान हमने देखे अभी डेफिसिट में है। सिंस मेनी प्लान आर इन डेफिसिट, इट मींस कंपनी may need to raise more loan which may breach debt कॉन्वेंट्स। भाई जो आपकी डेट्स की डेट कवर्नेंट्स हैं, जितना भी आपके डेट के टर्म्स एंड कंडीशन है, वो राइज होते रहेंगे। तो बहुत रिस्क इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे राइज हो जाता है। ऑब्लिगेशन प्लान डेफिसिट है, कंपनी का कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, दे नीड मोर मनी टू कंट्रीब्यूट इन फ्यूचर। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए भाई, इन्वेस्टर का मकसद क्या है, मेरे शेयर प्राइस बढ़े। इन्वेस्टर की इच्छा क्या है कि मेरी कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा है वो ग्रो करे, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े। दूसरा, कंपनी मुझे टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहे तो मुझे पैसा मिलता रहे। तो कंपनी पे तो पैसा होगा ही नहीं, तो वो उसके लिए रिस्क है ना, सारा पैसा तो इसी में चला जाएगा। Whatever they will earn, they will contribute here, they will take further loan, उस लोन का ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है to fulfill this obligation. So it's a highly, they are facing a high level of financial risk in the company. So it's create a long term obligation for the company। पहली बात हमने लिखा defined benefit plan से liability depend on various uncertain factors। So it, अगर वो uncertain है तो it can, we don't know, it can raise exponentially, it can become very high suddenly, it can change suddenly, तो high financial risk है। Further, there are already plan in deficit. So how will you pay when the plan is deficit? आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? Whatever you will earn, you will use that money or you will raise money from outside. And if you raise money from outside, you may breach existing debt covenants। कंपनी को गोइंग कंसर्न तक खतरा पड़ सकता है। तो बच्चा, ये बात आपको यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के कुछ रिस्क आप लिख सकते हो। शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो आई थिंक ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया होना चाहिए बच्चों का। सबसे बड़ा रिस्क क्या है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ बताओ। नहीं, दो सबसे बड़े खर्चे हैं। डाइल्यूशन, सबसे पहले तो नए होल्डर आ जाएंगे, डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। आप थोड़ा डिटेल में इसको समझा सकते हो कि इशूइंग शेयर ऑप्शन will lead to dilution of existing shareholders, existing shareholding।
डाइल्यूट नहीं हो जाएगी आपके पास, और जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जितनी शेयर होल्डिंग है, आपके पास पावर डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्दर रिड्यूसिंग ईपीएस। ज्यादा खाने वाले हो जाएंगे। भाई आप मैगी अभी तक 10 जने खाते थे, मैगी से मैं खाने वाले 20 हो गए, तो आपके हिस्से में अब कब मैगी आएगी ना। तो आप कल को आपने अपने एम्प्लॉय को अपने ओनर बना दिया है, प्रॉफिट का हिस्सा अब उन्हें भी मिलेगा, वो और हिस्सा खाएंगे, तो आपका क्या हो गया फिर, ईपीएस भी और रिड्यूस हो गया बच्चा, फर्दर रिड्यूसिंग ईपीएस। तो डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग फर्दर रिड्यूसिंग ईपीएस का पॉइंट लिख सकते हो। और क्या, तो दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो शेयर्स की वैल्यू भी गिरती है बच्चों। हमारा मकसद है कि कंपनी के शेयर के प्राइस राइज करें। अब जब कंपनी किसी चीज की भी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड गिरेगी नहीं गिरेगी? गिरेगी। टू मैनी ऑप्शंस may reduce value per share for investors। और सारा बात उसी पे आ जाता है कि हमें लिखना किस पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपने रिस्क डाले, कुछ बेनिफिट भी डाल सकते हो। जैसे एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, क्यों कर रही है कंपनी ये सब, इतना रिस्क है तो क्या कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि बोथ स्कीम क्यों दिया जाता है, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। बोथ स्कीम हेल्प टू रिटेन स्किलफुल एम्प्लॉय। उनको मोटिवेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं, ये स्कीम दे रहे हैं। बोथ स्कीम हेल्प अस टू रिटेन स्किलफुल एम्प्लॉय एंड obviously it will improve long term performance of company। कंपनी स्टेबल हो जाएगी। कंपनी के, अच्छा फाइनेंशियल रिस्क तो ज्यादा है, बट ऑपरेशनल रिस्क तो कम हो जाएगा, बिजनेस को चलाने का रिस्क कम हो जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं, देखो दो तरीके के रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर, एक ऑपरेशनल बिजनेस को चलाने का रिस्क, और एक फाइनेंशियल फंडिंग का रिस्क, जो पैसा आपने चलाने के लिए लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क इज राइजिंग बट ऑपरेशनल रिस्क इज मिनिमाइजिंग। इट में रिड्यूस operational risk and provide more स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों? भाई जिस कंपनी के एम्प्लॉय भागते रहेंगे वहां स्टेबिलिटी कैसे आएगी, सिखाया चला गया कैसे चलेगा काम? तो इट में रिड्यूस ऑपरेशन रिस्क एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो अल्टीमेटली एक कंक्लूजन जरूर आप डाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। कंक्लूजन से बात कंक्लूड हो जाती है, और तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कंक्लूजन डाल सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन आपका क्या जाता है? दीज स्कीम, आप लिख सकते हो शॉर्ट में, दीज स्कीम कैन रिड्यूस operational risk। This scheme can reduce operational risk by retaining key staff, increase risk of, किस चीज का रिस्क बढ़ा देते हैं बच्चों? इंक्रीज रिस्क ऑफ डायल्यूशन एंड फाइनेंशियल रिस्क। इंक्रीज रिस्क ऑफ डायल्यूशन एंड फाइनेंशियल रिस्क, बोथ रिस्क आर इंक्रीज्ड फॉर इन्वेस्टर्स, ये लिखा जा सकता है कंक्लूजन में। एंड फाइनली, तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए?
investor should evaluate um, how DB defined benefit will be funded in future. कैसे उसको फंड करोगे आप लोग, कैसे उस शॉर्टेज को डील करेगी कंपनी, क्या प्लान है उसका, स्ट्रैटेजी. Investor should evaluate how DB will be funded in future and the extent of potential future dilution. भाई कितना हिस्सा गिरेगा, मेरा डायल्यूशन फ्यूचर में कितना होगा वो भी तो मैं बताऊंगा. तो उससे वी कैन बेटर जज कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. देखो सिंपल सी बात है, कंपनी तुमने डिफाइंड बेनिफिट प्लान ले रखा है. अच्छा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान मतलब तुमने कंपनी ऑब्लिगेशन ले रखी है टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय कि वी विल पे यू एन हेफ्टी अमाउंट. आप बहुत सारे एम्प्लॉय को एक हेफ्टी अमाउंट प्रॉमिस कर चुके हो वंस दे विल रिटायर और ऑन अ सर्टेन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन. एक ऐसा अमाउंट जो फिक्स भी नहीं है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, एम्प्लॉय कब छोड़ के जा रहा है, कितना टाइम रिटेन कर रहा है, सब पे ये वेरी करता है. तो ऑब्वियसली इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, दैट इज द मेन कंसर्न. इफ यू if you don't have sufficient revenue to fund this, obviously investor money will get impact, investor price, investor will lose because of these obligations. So you investor has to analyze with how company will manage these obligations, how they will able to manage the fund to from where they will get the fund to manage these obligations. Then share will reduce your voting power. New shareholders will come, they will impact your EPS, how much you were earning per share will going to get reduced. But what are the certain benefits? Obviously, operational risk is low, more stability is there. You will able to retain good staff because in a company where they are thinking not about only today, they are also thinking about your future. They are giving you ownership in the company. You want to work with that type of company. Conclude all this point and ultimately tell investor that खुद से check कर लो भाई. Check out that is they have sufficient plan of action for the funding of DB because it is already in deficit, and then how much dilution is there, is this dilution is manageable or not. तो ये है बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन सर की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 4. तो these last two parts were quite theoretical. इन्वेस्टर फोकस तो बच्चों हमेशा ही थ्योरेटिकल होता है, आप कॉमन सेंस से उसका आंसर लगते हो बट राइट रेलिवेंट. देखो मैंने बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जो अनइमेजिनेबल है. यू कैन डेफिनेटली इमेजिन बट यू हैव टू हैव टाइम ऑन योर क्लॉक एंड कॉमन सेंस. ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए SBR प्री मॉक बच्चों. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. होपफुली all of you perform very very well, able to complete paper on time and give your best. ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई बातों में. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू.